नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 2 मार्च और चलिए जानते हैं 2 मार्च से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है, रमण प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए फरवरी 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 फरवरी, ऑप्शन सी है 19 फरवरी और ऑप्शन डी है 14 फरवरी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान की स्मृति में 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ यह दिन रमण प्रभाव की खोज का प्रतीक है, वह खोज जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय रखा गया है। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ए 28 फरवरी। ये है आपका 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला अपडेट है, फरवरी 2022 में निम्न में से किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 19 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 फरवरी, ऑप्शन सी है 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 22 फरवरी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता और निर्णयकर्ताओं के बीच में दुर्लभ बीमारियों और रोगियों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को पहली बार 2008 में मनाया गया था और यूएसए 2009 में इसमें शामिल हुआ और 2018 तक इसमें इस दिवस को मनाने के लिए कुल 94 अन्य देश भी शामिल हो गए थे। 24 फरवरी को यहाँ पे अगर अन्य की बात करें तो यहाँ पर इस वर्ष जो 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, अगर फरवरी का महीना 29 का होगा तो दुर्लभ रोग दिवस कितने को मनाया जाएगा, आपके 29 तारीख को। तो यहाँ पे जो आपका दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। तो इस वर्ष का जो महीना रहा आपका 28 का रहा, तो इसलिए इस साल जो दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया 28 फरवरी को मनाया गया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज 27 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर औपचारिक रूप से समृद्ध हो गया। ऑप्शन ए आईएनएस विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है आईएनएस करंज, ऑप्शन सी है आईएनएस दिल्ली और ऑप्शन डी है आईएनएस भोपाल। तो यहाँ पे आपको बता दें कि स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से 27 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम के बंदरगाह शहर से संबंध कर दिया गया है। यह कार्यक्रम चल रहे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलान 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था। आईएनएस विशाखापत्तनम को दिसंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। विध्वंसक मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन इसको शामिल किया गया था। यहाँ पे आपको बता दें कि क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में किसे ठीक है औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए आईएनएस विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से ठीक है भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इससे इसे पहले अनौपचारिक रूप से वर्ष 2021 में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में मैक्सिको के अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन जीत लिया है। ऑप्शन ए है आपका राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रोजर फेडरर और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो यहाँ पे आप बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीता। उन्होंने एटीपी 500 इवेंट के फाइनल में कैमरन नोरी को 6-46-4 से जीत हासिल की। नाडाल ने पहली बार 2005 में खिताब जीता था और 2013 और 2022 में फिर से यह खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पर आप बता दें कि इस जीत के साथ राफेल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने यह खिताब जीतकर रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन व्यक्ति बन गए, तो राफेल नडाल। इससे पहले रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का नाम आता था। तो राफेल नडाल ने अब तक कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति बन गए। हालांकि ये पूछा गया है कि अकापुल्को में आयोजित मैक्सिकन ओपन को किसने जीता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका राफेल नडाल। यह इनकी 21वीं जीत थी और जिसके साथ इन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला जो अपडेट्स है
कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आपको बता दें कि राजस्थान ने ऊंटों की घटती हुई संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पशु के पालन संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए के बजट को प्रस्तावित किया है। यहां पर राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि ऊंट संरक्षण विकास नीति घोषणा किस राज्य सरकार ने किया, तो सही ऑप्शन होता है आपका राजस्थान। और राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है ऊंट, जिसे वर्ष 2014 में आपका राजकीय पशु घोषित किया गया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको होता है राजस्थान। आज का अगला अपडेट है फरवरी 2022 में मैक्टो में आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो आपके ऑप्शन है सादिया तारिक, दूसरा ऑप्शन है आपका बी दीपिका पल्लिकर कार्तिक, ऑप्शन सी है मैरी डिसूजा सेकीरा और ऑप्शन डी है आपका शेफाली वर्मा। तो आपको बता दें कि भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच मास्को में आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। श्रीनगर की रहने वाली सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में दो बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए सादिया तारिक। सादिया तारिक आपका सही ऑप्शन है। अगला जो अपडेट्स है कि फरवरी 2022 में किसे 3 साल की अवधि के लिए सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन बी है कल्पना मोरपारिया, ऑप्शन सी है गीता गोपीनाथ और ऑप्शन डी है माधवी पुरु बुच। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सरकार ने सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए माधवी पुरी बुच की घोषणा की है। बुच सेबी की पूर्वकालिक सदस्य हैं। वह अजय त्यागी का स्थान लेंगी, जिनका 5 साल का कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हो गया। पहली बार सेबी में किसी महत्वपूर्ण पद के लिए किसी महिला और निजी क्षेत्र के व्यक्ति को चुना गया है। सेबी भारत सरकार के स्वामित्व वाला भारत के प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी की जो स्थापना है आपका 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अभी हाल ही में 3 साल के लिए सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है माधव पुरी बुच। और यह किसका स्थान लेंगी, अजय त्यागी का। इससे पहले सेबी के अध्यक्ष थे आपके अजय त्यागी और जिनका स्थान लेंगे माधव पुरी बुच और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। तो यहाँ पे पूछा गया कि सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो माधव पुरी बुच। और सेबी की स्थापना कब की गई थी, 12 अप्रैल 1992 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। आज का अगला अपडेट है 5वीं बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक फरवरी 2022 में किस शहर में संपन्न हुई। ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी है राजशाही, ऑप्शन सी है शिलांग और ऑप्शन डी है आपका ढाका। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 28 फरवरी 2022 को राजशाही में 5वीं बांग्लादेश भारत संस्कृति बैठक संपन्न हुई। राजशाही शहर के मेयर AHM खैरुज्जमा लिटन ने समारोह की अध्यक्षता की। 25 से 28 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह 4 दिवसीय कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश भारत मैत्री के 50वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इस तरह की सभाएं भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच के संबंध को गहरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाग के रूप में आने वाले मेहमानों, गणमान्य व्यक्तियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करने और सार्वजनिक स्थानों का स्वागत करने का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 5वीं बांग्लादेश भारतीय सांस्कृतिक बैठक कहाँ पर संपन्न हुई, किस शहर में। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी राजशाही में। राजशाही में यह बैठक संपन्न हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का अगला अपडेट है 27 फरवरी 2022 को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। ऑप्शन ए है 87वां, ऑप्शन बी है 89वां, ऑप्शन सी है 91वां और ऑप्शन डी है 93वां। तो यहाँ पे आपको बता दें
कि 27 फरवरी 2022 को चंद्रशेखर आजाद की 91वीं, ठीक है, पुण्यतिथि मनाई गई। 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को 23 जुलाई 1906 को हुआ था और 27 फरवरी 1931 को उन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा न पकड़े जाने पर दृढ़ संकल्प के साथ अपने सर पर बंदूक की आखिरी गोली मार ली। तो ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। 1931 को अगर इनके बारे में पूछें तो उन्होंने संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम के तहत फिर से पुनर्गठित किया था। तो यहाँ पे पूछा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो आपके चंद्रशेखर आजाद। वह उत्तर, यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाले उनके माता पिता का नाम था, उनके माता पिता सीताराम तिवारी और जगरानी देवी थी। 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 1928 में जानपी सॉन्डर्स की शूटिंग और अंत में 1929 में भारत की ट्रेन वायसराय को मारने का प्रयास में भी यह शामिल रहे। तो इनका शामिल कहा थे 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती, 1928 में, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, और साथ ही साथ 1929 में वायसराय को मारने के प्रयास में भी ये शामिल रहे। साथ ही साथ इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था और यह शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को और इनका जन्म हुआ था आपका 23 जुलाई 1906 को। तो यहाँ पे पुण्यतिथि की बात कर रही है तो यह शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। तो इस प्रकार से इनकी 91वीं, ठीक है, पुण्यतिथि 27 फरवरी 2022 को मनाया गया। आज का अगला और आखिरी अपडेट है कि फरवरी 2020 में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए किसने महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन बी है ओल्कन वोजाकिर, ऑप्शन सी है आपका एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन डी है आपका कोफी अन्ना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन महासभा सत्र का आयोजन किया है। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्य कार्यालय के महासभा के 11वीं आपातकालीन विशेष सत्र की अध्यक्षता की है। यहाँ पर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनजीए के विशेष आपातकालीन सत्र को आमंत्रित करने के लिए मतदान किया गया। भारत ने प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार किया है, रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया, ठीक है, और साथ ही साथ यूएनएससी के 11 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। मतदान प्रतिक्रियात्मक था, इसलिए किसी भी देश के पास वीटो नहीं था और संकल्प को अपनाया गया। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी मतदान नहीं किया। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात तटस्थ रहे। रूस चाहता है कि यह युद्ध हो और अन्य सारे देश यहाँ पर यह चाहते हैं कि युद्ध न हो, जिसके कारण इसका कोई हल नहीं निकल सका। तो हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए अब्दुल्ला शाहिद। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।